हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं संयोजकता बंध सिद्धांत VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे किसने दिया था बच्चों? एल पॉलिंग ने 1930 में प्रतिपादित किया था। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे बच्चों। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से चैनल है जहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज हम इसको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। कोई बच्चा पहली बार भी देखेगा तो बन जाएगा, बशर्ते उसको ये पता होना चाहिए कि उपसहसंयोजी यौगिक होता क्या है, ये आपका संकुल लवण है क्या। जैसे आप लोगों को बार बार मिलेगा कि केंद्रीय धातु परमाणु, अब इतना तो पता होना चाहिए कि उपसहसंयोजी यौगिक में एक धातु परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है, यानी रिक्त कक्षक प्रदान करता है, तभी आपका संकुल यौगिक का निर्माण होता है। अधिकांशतः संक्रमण धातुएं जो हैं वो संकुल यौगिक बनाते हैं, यानी डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, क्योंकि उसमें रिक्त डी ऑर्बिटल्स उपस्थित होता है, मतलब अयुग्मित कक्षक होते हैं, यानी वहां पर खाली कक्षक एक प्रकार से कह सकते हैं। क्योंकि जो लिगेंड होते हैं बच्चों, जोड़े के रूप में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, जैसे 12वीं क्लास का प्रॉपर नोट्स चाहिए आपको, तो कांटेक्ट नंबर मेरा नोट कर लो, 9685 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर। इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करें। पहला सिद्धांत क्या था कि केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड के द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन जोड़ों हेतु उपयुक्त संख्या में लगभग समान ऊर्जा युक्त रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। पहला नंबर यही है। जैसे हम कोई भी एक उपसहसंयोजी यौगिक लेते हैं बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु होगा किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में, इसमें लिगेंड जुड़ा रहता है, जैसे NH3 का होल 6 है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपका 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव का मतलब है ये किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा है। क्यों? क्योंकि भाई ये 3 पॉजिटिव है ना, जैसे इसका हम निकालेंगे भी तो ये उदासीन है, तो ये 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है। जब कोई यहाँ पे टोटल यदि हम बात करते हैं, टोटल आपका ये संकुल यौगिक है, वो अपने आप में से 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तभी NH3 जो है वो 6 लिगेंड के रूप में जुड़ गए हैं। अब देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु, पॉलिंग साहब ने क्या बताया था कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त ऑर्बिटल्स होना चाहिए, समान ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल्स होना चाहिए। अब जैसे क्रोमियम है बच्चों, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ जरा? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम 3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। यदि वहीं पे हम क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 21। क्या हो जाएगी? 21। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप निकालोगे तो कितना होता है बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर आपका हो जाएगा 3p6, फिर 3d में 5 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसको काउंट करोगे तो 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 1 19 5 24 पूरे हो गए बच्चों। ये आपका हो गया क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसे ही 3 पॉजिटिव की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो कितना बचेगा आप ही बताओ? तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 3s2, बाकी तो सेम रहेगा, 3p6 ही है, फिर यहाँ पे 3d, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के 3d3 हो गया और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चों 4p में भी कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर पहला सिद्धांत ये बताया गया पॉलिंग के साहब द्वारा कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास रिक्त ऑर्बिटल्स होना चाहिए। अब रिक्त ऑर्बिटल्स कैसे हैं? जैसे इसमें तो पूरे भरे हुए हैं, लेकिन डी की बात करते हैं तो डी में कितने कक्षक होते हैं बच्चों? 5 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 1 5। एस की बात करें तो 1 कक्षक होता है। पी की बात करें बच्चों तो 3 कक्षक होता है, ठीक है। ये 3 कक्षक हो गए। अब इसमें आसानी से आप इलेक्ट्रॉन भरो और फिर देखो कितने रिक्त हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया 3 है तो 3 एक एक करके भर दो। अब देखो भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसे रिक्त कक्षक हैं
6 ऐसे रिक्त कक्षक है जहां पर आकर के लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो पहला नियम यही बताया गया कि केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड के द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन जोड़ों हेतु, क्योंकि ये लिगेंड जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता है, यानी यहाँ पे 6 लिगेंड जुड़े हैं मतलब 12 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ 2 2 2 यहाँ हर जगह भर जाएगा बच्चों, इस तरीके से ये 2 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं इनमें। तो इस तरीके से ये उप सहसंयोजी यौगिकों में लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो पहले नंबर में इन्होंने यही बताया कि किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंडों द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उसके लिए क्या होना चाहिए, समान ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ये रिक्त ऑर्बिटल्स हो गए। दूसरे नंबर में उन्होंने बताया कि केंद्रीय धातु आयन उपयुक्त संख्या में परमाणु कक्षकों के उपयोग से संकरण द्वारा समान ऊर्जा के संकरित कक्षक बनाते हैं। देखो भाई, अभी तो ये कक्षक थे, लेकिन जैसे ये युग्मित हो गए तो ये संकरित कक्षक हो जाते हैं। समझना मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जैसे यहाँ पे आपका क्रोमियम था, यहाँ पर NH3 लिगेंड आकर के जुड़ रहे हैं, मतलब उनके कक्षक इनके साथ मिल रहे हैं। तो जब केंद्रीय धातु आयन के साथ जो परमाणु कक्षक आकर के जुड़ते हैं यानी संकरण करते हैं तो संकरित कक्षक निर्माण करते हैं, यानी संकरित कक्षक प्रदान करते हैं। ये आपके अब संकरित कक्षक हो गए। क्या हो गए बच्चों, संकरित कक्षक हो गए। अब ये रिक्त ऑर्बिटल्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड के परमाणु आकर के इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिए जिससे संकरित कक्षक का निर्माण कर दिए। तीसरा नंबर है संकरित कक्षक लिगेंड के कक्षकों जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रदान करते हैं उससे अतिव्यापन करते हैं। मतलब ये जो कक्षक थे 1 2 3 4 ये किसके साथ जुड़े हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के साथ। पहले नंबर में उन्होंने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास पर्याप्त रूप से रिक्त डी कक्षक होना चाहिए। अब यही रिक्त डी कक्षक आपके संकरित कक्षक कहलाते हैं जो लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप जैसे ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं बच्चों तो वहां पे अतिव्यापन हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अतिव्यापन 11th क्लास में, एस अतिव्यापन, एस जो है एस से जुड़ जाए, पी से जुड़ जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है बच्चों, अतिव्यापन हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपने समझा कि किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के पास समान ऊर्जा युक्त रिक्त ऑर्बिटल्स होना चाहिए। किसने बताया, पॉलिंग साहब ने बताया। संयोजकता बंध सिद्धांत कहने का मतलब किस प्रकार से उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु जो है लिगेंडों के साथ बंध बनाता है उसका इन्होंने सिद्धांत दिया। भाई बंध बनाता उसका सिद्धांत दिया गया। ये पहले समझना जरूरी है कि किस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से बंध बनाता है। तो उन्होंने बताया कि भाई बंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के पास क्या होना चाहिए, रिक्त ऑर्बिटल्स होना चाहिए। दूसरा नंबर उन्होंने ये बताया कि केंद्रीय धातु आयन उपयुक्त संख्या में क्या करता है, संकरित कक्षक प्रदान करता है। उसके पास उपस्थित है तभी तो संकरित कक्षक प्रदान करेगा। जैसे संकरित कक्षक लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो अतिव्यापन हो जाता है बच्चों। अतिव्यापन के बाद यह भी बताया गया कि संकरण की प्रक्रिया में ND मतलब जैसे हमने यहाँ पे बात करी, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर हमने बात करी कि भाई ये आपका 3D तो भाग ले रहा है, मतलब बाहर से अंदर वाला भी, लेकिन जरूरत पड़ जाता तो यहाँ पे 4D भी भाग ले सकता था। मतलब इनर और आउटर दोनों डी कक्षक भाग ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, संकरण प्रक्रिया में बाह्य ND और कक्षक व आंतरिक कक्षक N-1D कक्षक दोनों प्रकार के डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं। बाह्य कक्षक आउटर ऑर्बिटल संकुल उच्च संकरण तथा आंतरिक कक्षक निम्न चक्रण के संकुल के रूप में जाने जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भाई साहब जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो ये 4s1 हुआ, 4p में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, 4d में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, यहाँ 0 0 है। तो जो आपका 3d है मतलब N-1 है, ये N है बच्चों। N क्या कहलाता है, बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष यानी चौथा कोष, ये आपका N कोष हो गया। उसके अंदर वाला N-1, तो कहने का मतलब आउटर यानी बाहर वाला ये ND हो जाएगा और इनर मतलब अंदर वाला N-1D। दोनों कक्षक भाग लेते हैं, जरूरत पड़ने पर दोनों कक्षक भाग लेते हैं बच्चों। संकरण प्रक्रिया में ND कक्षक और आंतरिक N-1D कक्षक भी दोनों के दोनों कक्षक प्रयुक्त हो सकते हैं। यदि हम बाह्य कक्षक की बात करें तो उच्च चक्रण और आंतरिक कक्षक निम्न चक्रण के संकुल के रूप में जाने जाते हैं। कितना बढ़िया सिंपल है बच्चों। चलिए अगला ये है कि संकरण के पूर्व कभी कभी N-1D इलेक्ट्रॉनों में युग्मन हो जाता है जिससे N-1D कक्षक पूर्व रूप से रिक्त प्राप्त हो सके। अब आप लोगों को लगेगा ये वाला कहानी सबके समझ में नहीं आता है, इसको मैं एक अलग तरीके से समझाता हूं। ये लिगेंडों के आधार पर होता है बच्चों। यदि प्रबल लिगेंड आया तभी ये ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। आपका निकिल है बच्चों, Cn का होल 4 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 नेगेटिव है। कितना है, 2 नेगेटिव है।
चलो, अब निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सबको पता है 28 होता है। तो यदि मैं निकिल की बात करूं तो निकिल का होता है 28, यानी लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बच्चों वो आपका 3d8 होगा और 4s2 होगा। और 4p की इसकी जरूरत ही नहीं है, 4p में इसकी जरूरत ही नहीं है, 4p में 0, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन जब निगेटिव है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा आपको एक चीज समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 निगेटिव है ना, इसके लिए समझना पड़ेगा। जैसे आपका निकिल है ना, निकिल को हम x मान के चलें, ये आपका 4 निगेटिव हो जाएगा इक्वल -2, तो x बराबर आ जाएगा +2, यानी ये निगेटिव के कारण बच्चों इसमें बचेंगे 28, कितने 28 नहीं 26 बचेंगे। इस स्थिति में क्या होगा, s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3d8 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। इसको समझना जरूरी है, ये सब थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है बच्चों, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होती होगी कि ये कहाँ से आ गया। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +2 आएगा, x बराबर +2 आएगा। इस कारण से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है, मतलब त्याग दिया है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है इस कारण से परमाणु क्रमांक 26 हो गया। अब यहाँ पर 3d की बात करें बच्चों तो यहाँ पर 5 कक्षक होंगे। क्या होंगे, 5 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब s में आपका 2 हो गया और p में तो है ही है, जितने हैं 3 है। ठीक, चलो अब इसमें ये बोला गया, थोड़ा समझिएगा कि कभी कभी जब ये प्रबल लिगेंड आते हैं तो n-1d में युग्मन होता है, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला जाता है। जैसे अभी आप समझिएगा कि भाई सब में, जैसे इसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ चला जाए और ये खाली हो जाए, फिर ये खाली है ही है, समझ रहे हो। तो ये स्थिति है कि जब प्रबल लिगेंड आता है, इसके कंडीशन भी है कि जब प्रबल लिगेंड आते हैं तो उनके प्रभाव से संकरण के पूर्व भी n-1d इलेक्ट्रॉनों में युग्मन हो जाता है। ठीक है, यानी n-1d कक्षक पूर्व से ही रिक्त हो जाते हैं। यानी यहाँ पर देखिए कोई भी रिक्त नहीं था, यहाँ पर देख लो कोई रिक्त नहीं था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो अब एक रिक्त बच गया। ये चीज है बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया कि पॉलिंग साहब के ही द्वारा बताया गया कि जब ये उप सहसंयोजी यौगिक बनते हैं तो लिगेंड के आने के पूर्व, संकरण के पूर्व भी कभी कभी n-1d के जो कक्षक होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के युग्मन हो जाने के कारण रिक्त d कक्षक बन जाते हैं, जिससे लिगेंड आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट प्रभाव ये है कि यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब ये अनुचुंबकीय होंगे बच्चों। ठीक है, और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय। सिंपल है, अयुग्मित यदि इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तभी उसमें अनुचुंबकीय होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे समझाऊंगा बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझा दूंगा। जैसे आपका है निकिल है, ठीक है, और इसके साथ कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, इसकी संख्या 4 है और बच्चों इसमें किसी भी प्रकार से आयन नहीं है, तो उदासीन लिगेंड है। तो जब मैं निकिल की बात करूंगा तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, फिर 3s2 3p6, फिर बच्चों आपका 3d में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी जो इसके पहले एग्जांपल समझाया था 2 निगेटिव के कारण जब ऑक्सीकरण निकाला तो +2 आया था, तो +2 वहां से हटाना पड़ा था, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या होना चाहिए। प्रभावकारी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको पढ़ाया हूं कि प्रभावकारी परमाणु संख्या कितनी है, कितना उतना प्रभावित होता है। अब यहां पर यदि हम देखें बच्चों, निकिल का था आपका कितना, 28 है ना, 28 है ना परमाणु क्रमांक। अब इसमें मैं 3d की केवल बात करूंगा, ये 3d की बात करूंगा, 4s की बात करूंगा और 4p में कितने हैं, 0। तो 3d की बात करूंगा बच्चों, 4s की बात करूंगा और 4p की बात करूंगा। तो जब ये 3d होता है तो 3d में कितने कक्षक होते हैं बच्चों, 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 5। s में कितने कक्षक होता है, 1 कक्षक। यदि p के बारे में बात करें बच्चों तो p में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। p में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक। अब इनमें यदि हम भरें टोटल कितना है, 8 है बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और s में 2 है, तो ये बाकी का बाकी, ये तो मान लीजिए खाली है। अब यहाँ पे समस्या है। समस्या कैसे है, यहाँ पे जो कार्बोनिल है इसके 4 लिगेंड आए हैं, तो 4 क्या होना चाहिए भाई साहब, 4 कक्षक खाली होना चाहिए। यही तो पॉलिंग साहब ने बताया था। इस स्थिति में होता क्या है कि s का इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है बच्चों। संकरण के पूर्व भी बंध निर्माण के लिए s का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है।
ठीक है, तभी तो बोला गया कि संकरित कक्षक का निर्माण होता है। तो जब अगले स्टेप में देखिएगा संकरित कक्षक बनाएंगे हम, तो संकरित कक्षक में होता क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एस का इलेक्ट्रॉन आकर के भाई किस में चला गया, एस का इलेक्ट्रॉन आकर के डी में चला गया, फलस्वरूप ये संकरित कक्षक, 4 संकरित कक्षक। अब ये संकरित कक्षक का निर्माण कर लिए, तो ये पूरे के पूरे क्या हो गए बच्चों, ये 4 जो हैं वो संकरित कक्षक हो गए। और इसी संकरित कक्षक के कारण यहाँ पे S और यहाँ पर P 3 तो संकरण होगा, यहाँ पर sp3 संकरण होगा। ये संकरित कक्षक का निर्माण कर लिए। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और समझो। अब इसके आगे अपन सीधा संकुल की बात करेंगे। संकुल आपका कौन सा था, NiCO का होल 4। यहाँ पे यदि बात करें तो 0 आयन था बच्चों, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यदि हम बात करें 3D में, तो 3D में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें तो पूरे के पूरे हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो भर देते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो आपका 4s है, 4s में 1 कक्षक है और 4p में 3 कक्षक हैं। यहाँ पे जो है लिगेंड जो है जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2-2 इलेक्ट्रॉन सब देते हैं बच्चों। तो इस तरीके से ये आपके पूरे के पूरे अतिव्यापन कर लेते हैं। अब यहाँ से निर्धारित होता है कि यदि डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, खत्म, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। यदि अयुग्मित होगा बच्चों तो अनुचुंबकीय होगा। तो कोई भी यौगिक दे के रखा है, तो यदि संकरण से आप बता सकते हो इस संकरण में आपका चतुष्फलकी बनेगा। ये संकरण पहचान बताता है कि यदि हम आपसे बोले कि संरचना कैसी बनती, आकृति कैसी होती बच्चों, जो चतुष्फलकी होती। क्या होती, चतुष्फलकी। कैसी होती, चतुष्फलकी होती। कैसी होती, चतुष्फलकी होती, sp3 संकरण से, इससे पता चतुष्फलकी है। और इलेक्ट्रॉन एक भी अयुग्मित नहीं है, इलेक्ट्रॉन यदि एक भी अयुग्मित नहीं है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया बच्चों कि ये आपका प्रतिचुंबकीय होगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, मैं तो एक ही एग्जाम्पल समझाया हूं और इस लेक्चर में एक ही एग्जाम्पल समझाऊंगा। हो सकता है अगले लेक्चर में 1-2 एग्जाम्पल और समझा दूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब बच्चों अष्टफलकी कब होता है, जैसे ये संकरण यहां से निकालेंगे, तो यदि आपका संकरण आ जाता sp3d2, ये संकरण आता, तब वहां पे अष्टफलकी होता। आपके सिलेबस में 2 ही है, चतुष्फलकी और अष्टफलकी के लिए। तो जब अगला लेक्चर लेकर आऊंगा तो ये भी चीज आपको प्रोवाइड करा दूंगा अष्टफलकी के लिए। फिलहाल चतुष्फलकी के लिए तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। पालिंग साहब ने अपने संयोजकता बंध सिद्धांत में जो जो चीज बताया वो आपको हमने समझा दिया कि किस प्रकार से यौगिक में बंध का निर्माण होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। आप लोग नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।